हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस। और पार्ट 2 लेके हम आ चुके हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th का चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पहले पार्ट में हमने फ्रेडरिक सूरी की पेंटिंग के बारे में डिस्कशन की और क्या विजन था फ्रेडरिक सूरी का उसके बारे में देखा था। उम्मीद है आपको उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी और आपको समझ में आ चुका होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो जैसे आप यहां देख सकते हो कि ये रहा फ्रांस। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पे ही फ्रांस में ही सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया आया। ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसी फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से ही आइडिया इमर्ज हुआ यूरोप में कि बाकी कंट्रीज में भी फ्रांस जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे लोग नेशनलिज्म की तरफ बढ़े और वो चाहते थे कि हमारा एक नेशन हो, हम उसके सिटीजन हो और हमारे राइट्स हो। ठीक है, जो कि मोनार्की में उन्हें नहीं मिल रहे थे। बाकी देश भी चाहते थे हम भी फ्रांस जैसा बने। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो ये डेट आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ अ एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रेंच जो है, जो फ्रांस की टेरिटरी है, वो पहले क्या थी, बाकी यूरोप की बाकी कंट्रियों की तरह ही फ्रांस भी एक मोनार्कियल स्टेट थी। यहां भी मोनार्की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? सॉवरेनिटी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन। हम एक जिस देश में रहते हैं, भारत देश में जिसमें हम रह रहे हैं, हमें हमारे देश के लिए कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन के पास, चाइना के पास या अमेरिका के पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसलिए सिटीजन्स भी यही चाहते थे कि हमारे पास सॉवरेनिटी हो, हमारे पास हमारे लाइफ के, हमारे फ्रीडम के लिए जो डिसीजंस हैं वो हमारे पास हों। इसलिए जो कि वो वाले राइट सारे उन्हें मोनार्की में नहीं मिलने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो रेवोल्यूशन में यह डिसाइड किया गया कि रेवोल्यूशन का मेन मुद्दा क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन मुद्दा यह था कि जो वहां के सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ही अपनी जो नेशन है उसकी डिसीजंस ले सकते हैं और साथ ही साथ वो अपने नेशन को एक नया आकार दे सकते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि हमारा नेशन किस तरफ जाएगा और हमारा वहां पे नेशन बिल्ड करने में हमारा क्या रोल रहेगा। इसी फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते देखते बाकी जितनी भी आसपास की स्टेट्स हैं उनमें भी आइडिया इमर्ज होने शुरू हो गया और वहां पर भी ऐसे ही रेवोल्यूशन होते गए। ठीक है बच्चों, अब आता है द आइडिया ऑफ नेशन। क्या है बच्चों ये आइडिया ऑफ नेशन? द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके अंदर क्या हुआ, प्रैक्टिस टू क्रिएट, उन्होंने क्या क्या किया, कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द पीपल। मतलब कि कलेक्टिव आइडेंटिटीज, ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे। क्या मतलब है इस वर्ड का और क्यों कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए? अगर जब तक आपकी एक लैंग्वेज नहीं होगी, जब तक आपका एक नेशन नहीं होगा, नेशन टुकड़ों में नहीं बटा होना चाहिए, जब तक आपका एक नेशन नहीं होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे सिटीजन्स के लिए, तब तक हम एक जुटता से और यूनिटी से देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, द आइडिया ऑफ लॉ portray the fatherland and la citizen emphasize the, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये बेटा,
ठीक है, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights। कहने का मतलब है जब तक सिटीजन्स या वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि नेशन सिटीजन्स के बिना कुछ नहीं है ना। नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिटीजन्स, और सिटीजन्स के साथ साथ जैसे हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, इसी तरह से वो अपने लैंड को, अपने एरिया को द फादरलैंड से ला पाट्रे इस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स। तो इक्वल राइट्स इंजॉय तभी करेंगे जब सिटीजन्स के पास कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, वो देश के लिए खड़े होने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ तो बैक में होना चाहिए कि भाई साहब हमारा ये देश है, इस देश का हमारा ये नाम है, हम यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा ये कल्चर है, हमारी ये आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अ न्यू फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्लैग बनाया गया। नया फ्लैग बनाने का मतलब है, ये साइन है ये बताने का कि अब जो हम जो लोग हैं एक नए नेशन की को बिल्ड करने जा रहे हैं। एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, ब्लू व्हाइट और रेड कलर की स्ट्रिप्स थी इस, है ना, ट्राई कलर फ्लैग। द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। स्टेट जर्नल बनाया गया और एक असेंबली बनाई गई जिसको कहा गया नेशनल असेंबली। ठीक है, स्टेट जर्नल बनाया गया और सिटीजन्स ने ही उसको चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द सिटीजन। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जिसने लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज बनाए मतलब जो भी लॉज बनाए वो इक्वली सब पे लागू होंगे विद इन दी इट्स टेरिटरी। उसके बाद इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। जो मोनार्की के टाइम पे जो कस्टम्स और जो सारी चीजें हुआ करती थी उनको एबॉलिश किया गया और एक नया यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। नए वेट्स और मेजरमेंट के जो नए रूल्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। जो रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब हो गया जो थोड़ी डिस्टेंस के बाद जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, आप देखोगे 50 ऐसे तो 10-15 किलोमीटर में ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग डिस्टेंस जैसे 100 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर के बाद अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स उनको डिस्करेज किया गया, खत्म किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस के। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बाकी लोगों ने भी, यूरोप के बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो की। और ठीक है, यही हमारा टॉपिक है, द आइडिया ऑफ नेशन। तो आइडिया ऑफ नेशन हमें यहां जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो मिला वो ये था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बार आपने सुना है द कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या मतलब है इस कलेक्टिव आइडेंटिटी का? एलिमेंट्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्या क्या एलिमेंट्स थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे लोगों के बीच में डेवलप की गई? देखते हैं। द आइडिया ऑफ द ला पाट्री एंड ला सिटियो, द सिटीजन्स बिकम प्रिविलेंट। पहली बात, ठीक है, ये आइडिया लोगों के अंदर डाला गया कि आप इस देश के सिटीजन्स हो और आप जिस लैंड में रहते हो वही आपका फादरलैंड है। एडॉप्शन ऑफ अस कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव सिटीजन्स इक्वल राइट्स। और क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, मार्टर्स कमेमोरेटेड एंड न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। जो लोग शहीद हो गए उनके लिए एक पर्टिकुलर दिन रखा गया और उनमें उन लोगों के लिए उनको याद किया जाता था और उनके लिए भजन वगैरह जैसे होते हैं, जैसे गाने वगैरह हो गए, उनको याद करने के लिए गाए जाते थे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। एडॉप्शन ऑफ इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड गुड्स। ठीक है, ड्यूटीज और गुड्स के लिए और इंटरनल कस्टम्स के लिए जो नए जो लॉज रूल्स जो भी हैं वो अडॉप्ट किए गए। एडॉप्शन ऑफ द न्यू ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को जो है अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और पुराने जो रॉयल स्टैंडर्ड का जो
जो भी स्टैंडर्ड थे, जो भी फ्लैग था पुराना, वो हटा दिया गया। एडॉप्शन ऑफ फ्रेंच एज द कॉमन लैंग्वेज, है ना, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको खत्म कर दिया गया। फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, ठीक है, और वहीं से रूल्स और रेगुलेशंस जो बने वो सिटीजन्स के लिए, उनको जो भी उनको फ्रीडम, जो भी डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट में जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ वैसे रूल्स बनाए जाते थे। एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एक जगह पे पाउंड में हम वेट मेजर कर रहे हैं, एक जगह हम केजी में कर रहे हैं, एक जगह पे हम लैब्स में कर रहे हैं, तो ये सब कुछ खत्म कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने के चांसेस हैं वो देखते हैं। तो बच्चों बताओ, अब जो भी हमने अभी वीडियो में पढ़ा, हम आराम से अब ये फिलिंग द टाइम है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, इनके आंसर्स हम, है ना, इनके आंसर्स आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप आराम से हमें इनका आंसर जो है सेंड कर सकते हैं। जिसके आंसर सही होंगे चारों के चारों, उनके कमेंट को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में जेके बोस और सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनका भी अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स टाइप करके सेंड करें और जिसके आंसर सही होंगे भाई उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। अब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स ना क्वेश्चंस। विच रेवोल्यूशन गिव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कौन सा रेवोल्यूशन था भाई? सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन था। ठीक है, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय ला पाट्रे एंड लाइसिटियो, इसका क्या मीनिंग था? अभी हमने जस्ट पढ़ा है। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या मिशन था? व्हाट डज द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम अबाउट द पीपल एंड द नेशन? तो अब जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके आप आंसर्स आराम से ढूंढ सकते हैं आपके, क्योंकि अब आपको आप आराम से इसके आंसर्स लिख पाओगे क्योंकि अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्लास 10th के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर, है ना, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन जो हैं आपके बार बार अलग अलग तरह से पूछे गए हैं और जबकि इनका आंसर एक ही बार में क्रिएट हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस आप हमें दे रहे हो, इतने हम कैसे लर्न करेंगे? ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, स्टेट बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और सीबीएसई में भी बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अब आप बोलोगे सर इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम इतने क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखेंगे, जबकि सब क्वेश्चंस का मीनिंग सेम ही है। आप ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस देख लो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए, सेम क्वेश्चंस हैं, हर स्लाइड में जितने क्वेश्चंस देखोगे सब सेम ही तरह के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। क्विक आंसर पॉइंट्स, कुछ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनमें जो आप आंसर्स लिखोगे उनमें आंसर्स को लिखने के लिए जो भी आपको मेन पॉइंट्स चाहिए आंसर फ्रेम करने के लिए, जो मेन पॉइंट्स चाहिए ये वो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आज हमने पढ़ा क्या है भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्रिएटेड कलेक्टिव आइडेंटिटी बाय, किस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है लोगों के अंदर डेवलप हुई। इंट्रोड्यूसिंग ला पाट्रे मीनिंग द फादरलैंड एंड ला सिटियोन मीनिंग सिटीजन्स। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद रिप्लेसिंग द रॉयल स्टैंडर्ड विद द फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। कलर याद रखेंगे रेड व्हाइट एंड ब्लू। रीनेमिंग द स्टेट जर्नल एज द नेशनल असेंबली, और स्टेट जर्नल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया, ये भी आप याद रखोगे। कंपोजिंग न्यू हाइम्स टेकिंग ओथ, ठीक है, और कम्यूरेटिंग मार्टिर्स इन द नेम ऑफ नेशन, क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर यूनिफॉर्म लॉज, एबॉलिशिंग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड adopting uniform weight and measures, discouraging regional dialects and promoting French as the common
नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच को कॉमन नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। डिक्लेयरिंग दैट फ्रेंच वुड लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म। डिपोटिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? डिपोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो वो तो हम लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जब हम लाएंगे उससे पहले कि आप ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें। और क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन बाबा? इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। वाह, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी छोटी वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और उनको लर्न करने का जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है, जो भी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आंसर को फ्रेम करना है। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका लगभग सेम ही मीनिंग है। आपको टॉपिक एक पढ़ना है और एक टॉपिक पढ़ के आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।